हेलो फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है एम नर्सिंग कैरियर पॉइंट। साथियों, मैं बलजीत यादव आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं आज की क्लास के लिए। साथियों, जो आज का हमारा जो क्लास है वो एमसीक्यू सेशन के ऊपर होगी। जैसा कि आप सभी को पता है कि नर्सिंग कॉन्टेक्स्ट लाइव 2.0 जो एक एमसीक्यू सेशन है जिसके अंतर्गत आपको नर्सिंग से रिलेटेड एमसीक्यू सेशंस के बारे में डिस्कस किया जाता है। आज 12 मार्च 2022 आज का जो एमसीक्यू सेशन है वो हम स्टार्टिंग करते हैं। साथियों, एक दो मोटिवेशनल लाइन आपको सुना देता हूँ कि आप लोगों को पता भी होगा कि लक इज़ नॉट इन योर हैंड। आप लोगों को पता है लक, बहुत से लोग मानते हैं लक फैक्टर को और बोलते हैं कि अगर लक अच्छा होगा तो हमें सक्सेस मिलेगी और लक अगर अच्छा नहीं होगा तो हमें सक्सेस नहीं मिलेगी। ऐसा कहते हुए आप लोगों ने, मैंने, बहुत से लोगों ने सुना है। लेकिन क्या ये रियल में ऐसा होता है? ये लक क्या होता है, इसके बारे में मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ कि लक कोई ऐसी चीज़ नहीं है। लक हमेशा आदमी के हाथ में होता है। किसी भी आदमी को अपना लक बनाने का खुद अधिकार होता है। अगर वो चाहे तो उसको अच्छा बना सकता है, चाहे तो उसको बहुत ऊंचाइयों तक लेके जा सकता है। तो साथियों, सुने आप लोग कि लक इज नॉट इन योर हैंड, वर्क इज इन योर हैंड। लक कैन नॉट मेक योर वर्क बट वर्क कैन मेक योर लक। साथियों, ये लाइन मैं आपको एक बार हिंदी में और बता देता हूँ कि लक आपके हाथ में नहीं है, काम करना आपके हाथ में है। और लक कभी भी काम नहीं बनाता है, लेकिन काम लक को बना देता है, ऐसा कहा गया है। और ये बिल्कुल सत्य बात है। इसी के ऊपर हम आप लोगों से बार बार ये कहते हैं कि आप लोगों को मेहनत करनी कभी नहीं छोड़नी चाहिए, क्योंकि मेहनत का कोई शॉर्टकट नहीं होता और मेहनत का हमेशा एक ही लक्ष्य होता है कि ये जो आदमी करेगा, मेहनत जो पर्सन करेगा उसको सफलता मिलेगी ही मिलेगी। इसके लिए कोई शॉर्टकट नहीं है। तो साथियों, आज के एमसीक्यू सेशन की शुरुआत करते हैं और पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, सभी रीड आउट करें इसको। ग्लाइकोसिलेटेड हीमोग्लोबिन, देखो जो ग्लाइकोसिलेटेड हीमोग्लोबिन है इसको HbA1c भी बोला जाता है। आपसे ये पूछा गया है ग्लाइकोसिलेटेड हीमोग्लोबिन टेस्ट मींस ग्लूकोज लेवल, कि किसी पर्सन के अंदर HbA1c जो टेस्ट किया जाता है और ये टेस्ट किसके बारे में बताता है? ग्लूकोज के लेवल के बारे में बताता है कि उस पर्सन की ग्लूकोज हिस्ट्री कैसी थी। अब आपसे ये पूछा गया है कि ये कितने दिन की हिस्ट्री बताता है मरीज की या किसी भी पर्सन की ग्लूकोज हिस्ट्री। तो आप लोगों से पूछा जाए कि ये टेस्ट ओवर 2 डेज की हिस्ट्री बताता है, ओवर 15 डेज की हिस्ट्री बताता है, या ओवर 90 डेज की हिस्ट्री बताता है, या ओवर 30 डेज की हिस्ट्री बताता है। तो आप लोगों का राइट आंसर देखिए यहाँ पे क्या होने वाला है। और जो राइट आंसर है साथियों, ये सी राइट आंसर है आपका। सी आपको बोले तो पास्ट 90 डेज। आपने देखा होगा डायबिटीज मेलाइटस वाले पेशेंट के अंदर ये टेस्ट किया जाता है, डायबिटीज मेलाइटस के अंदर, और ये हमेशा बताता है पास्ट हिस्ट्री ऑफ ग्लूकोज पास्ट 3 मंथ। पास्ट 3 मंथ में बोल सकता हूँ या 90 दिन भी बोल सकता हूँ। पास्ट 3 मंथ हिस्ट्री ऑफ ग्लूकोज, कि उस आदमी की पिछले 3 महीने की ग्लूकोज हिस्ट्री क्या है, उस चीज़ के बारे में ये टेस्ट बताता है। तो आपका राइट आंसर सी होगा। सभी को समझ में आया होगा। जो ग्लाइकोसिलेटेड हीमोग्लोबिन है या HbA1c है, ये डायबिटीज पेशेंट में ज़्यादा किया जाता है। उसके अलावा इसके बारे में एक चीज़ और याद कर लें कि ये नॉर्मल इसकी जो लेवल है, जो नॉर्मल इसका लेवल है वो आपका होता है अप्रोक्स 4 से 6%। अगर 4 से 6% आपका HbA1c है, इसका मतलब आपका शुगर नॉर्मल है। लेकिन डायबिटिक पेशेंट के अंदर, डायबिटीज मेलाइटस के अंदर, इफ HbA1c इज 7.2%, अगर 7.2% है डायबिटीज वाले में, तो आप कह सकते हैं डायबिटीज कंट्रोल। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, ये क्वेश्चन आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम का है साथियों। ये क्वेश्चन आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम का है नर्सिंग ऑफिसर्स, कि अगर किसी मरीज को आपको कंडीशन देगा कि एक मरीज है जिसके अंदर
जो डायबिटीज मरीज है इसके अंदर HbA1c का जो रीडिंग है वो 7.2 है। बताओ ये किसको इंडिकेट करता है? अनकंट्रोल्ड डायबिटीज मेलाइटस, कंट्रोल्ड डायबिटीज मेलाइटस, हाइपरटेंशन या CVA? तो आप लोग कहेंगे ये डायबिटीज के लिए किया जाता है और ये डायबिटीज कंट्रोल को निर्देशित करता है, उसको बताता है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग ध्यान रखें। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे देखिएगा कि इंसुलिन इंक्रीज द एंट्री ऑफ ग्लूकोज इनटू। आप लोगों को पता है कि जो इंसुलिन है ये एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हार्मोन होता है हमारी बॉडी के लिए, और यही इंसुलिन है, इस इंसुलिन के द्वारा ही बॉडी की जितनी भी सेल और टिश्यू हैं इन सब के पास क्या जाती है? एनर्जी जाती है। अगर इंसुलिन नहीं होगा तो एनर्जी भी नहीं जाएगी, और मेनली जो एनर्जी है कार्बोहाइड्रेट के रूप में, जो ग्लूकोज के रूप में जाती है, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट किस में टूटता है? ग्लूकोज के अंदर टूटता है। तो साथियों आपने देखा होगा कि जब कार्बोहाइड्रेट का ब्रेकडाउन होता है तो ये ग्लूकोज में टूटता है, और इस ग्लूकोज को इंसुलिन जो आपका हार्मोन है जो आपके ब्लड के अंदर प्रेजेंट होता है, ये इंसुलिन किस में कन्वर्ट कर देता है? ग्लाइकोजन के रूप में। किस में कन्वर्ट करता है? ग्लाइकोजन के रूप में। और कहाँ पे? लीवर के अंदर स्टोर करवा देता है। उसके अलावा ये इंसुलिन ही बची कुची जो ग्लूकोज होगी उस ग्लूकोज को, देखो कुछ मात्रा में जो ग्लूकोज होगी उस ग्लूकोज को ये उठाएगा और बॉडी की सभी सेल और टिश्यू के पास डिस्ट्रीब्यूट करेगा। उसके अलावा अगर कुछ ग्लूकोज बच गया तो उस बचे हुए ग्लूकोज को ये इंसुलिन क्या कर देगा? ग्लाइकोजन के रूप में लीवर में स्टोर कर देगा। यानी सेल और टिश्यू तक जो आपकी जो ग्लूकोज जाती है उसको एंट्री कौन सी टिश्यू के अंदर ज्यादा करवाता है? तो आप लोग कहेंगे इसके अंदर कि ओल्ड टिश्यू के अंदर, सभी टिश्यू के अंदर करवाता है ग्लूकोज, या रीनल ट्यूबुलर के अंदर, या म्यूकोसल स्मॉल इंटेस्टाइन, या आप बोले स्केलेटल मसल्स। तो इंसुलिन हमेशा इंक्रीज करता है एंट्री को स्केलेटल मसल्स के अंदर। जितनी भी आपकी स्केलेटल मसल्स हैं इन स्केलेटल मसल्स के अंदर ये आप लोगों को क्या करता है? एंट्री को बढ़ा देता है, ग्लूकोज की एंट्री को। और स्केलेटल मसल्स हैं ये वर्क करने के लिए काम में आती है, तो मसल्स को एनर्जी मिलती है और ये एनर्जी यहाँ से इंसुलिन भेजता है। या आप लोग यहाँ पे टिश्यू नहीं बोलेंगे कि सेल्स के अंदर एंट्री करवाता है, टिश्यू में नहीं करवाता है, इसलिए आंसर ये नहीं होगा। रिनल ट्यूबुलर्स के पास भी इंसुलिन नहीं लेके जाता, वो तो ब्लड स्ट्रीम के द्वारा अपने आप चला जाता है। ऐसे ही आपका इंटेस्टाइन के अंदर है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे डी होने वाला है साथियों। इसके अलावा आप लोगों को पता होगा, मैं एक चीज और भी बता देता हूँ कि जो पैनक्रियाज है, बहुत से क्वेश्चन है यहाँ से आपके क्लियर हो जाएंगे। एक पैनक्रियाज है, ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन होता है हमारी बॉडी का। ये दो पैनक्रियाज होते हैं, एक एक्सोक्राइन पैनक्रियाज और एक एंडोक्राइन पैनक्रियाज। जो एंडोक्राइन पैनक्रियाज है उस एंडोक्राइन पैनक्रियाज का जो टेल पार्ट होता है उस टेल पार्ट को लैंगरहैंस ऑफ पैनक्रियाज या टेल ऑफ पैनक्रियाज बोला जाता है। और उस टेल पार्ट से, या आप कह सकते हैं उस एंडोक्राइन पैनक्रियाज से, उसके अंदर कुछ सेल्स पाई जाती हैं। आपने सुना होगा एक होती है ABD, ABD बोले तो AB डिविलियर्स, वहां से मैंने ये टर्म बनाई है। और एक होता है F, यानी यहाँ पे 4 प्रकार की सेल्स पाई जाती हैं एंडोक्राइन पैनक्रियाज के अंदर। अल्फा सेल होती हैं, उसके बाद आपने देखा होगा बीटा सेल होती हैं, और डी बोले तो डेल्टा सेल होती है। डी बोले तो डेल्टा सेल, आप कह सकते हैं डेल्टा सेल। उसके बाद आप लोग बोल सकते हैं एप सेल, जिसको आप बोल सकते हैं PPV बोल सकते हैं, पॉलीपेप्टाइड सेल बोल सकते हैं, पॉलीपेप्टाइड सेल। तो इस तरह से, या आप इसको एफ सेल भी बोल सकते हैं, एफ सेल भी बोल सकते हैं, इसका दूसरा नाम एफ सेल। तो ये सेल जो है, अल्फा सेल है, ये ग्लूकागोन हार्मोन सीक्रेट करती है। आपसे पूछा जाता है ग्लूकागोन हार्मोन का सीक्रेशन कहाँ से होता है, तो अल्फा सेल बोलेंगे। बीटा सेल इंसुलिन सीक्रेशन करती है। उसके बाद आप देखना जो डेल्टा सेल है ये सोमेटोस्टेनिन करती है, सोमेटोस्टेटिन हार्मोन सीक्रेट करती है। और इस सोमेटोस्टेटिन को ही बोलते हैं ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग इनहिबिशन हार्मोन, ये बोला जाता है। ग्रोथ हार्मोन
रिलीजिंग इनहिबिशन हार्मोन बोला जाता है। अब इनके फंक्शन देखिए, सबसे ज़्यादा जो सेल होती हैं 80%, वो 80% सेल बीटा सेल होती हैं। तो सबसे ज़्यादा बीटा सेल होंगी तो सबसे ज़्यादा कौन सा हार्मोन बनेगा, आपसे ये पूछा जा सकता है कि इंसुलिन पैनक्रियाज, एंडोक्राइन पैनक्रियाज के द्वारा सबसे ज़्यादा मात्रा में कौन सा हार्मोन सीक्रेट किया जाता है, तो आप कहेंगे इंसुलिन सीक्रेट किया जाता है। इसका रीज़न ये है साथियों, क्योंकि इंसुलिन वाली जो सेल्स हैं बीटा सेल्स, वो सबसे ज़्यादा पाई जाती है यहाँ पे, इसलिए सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन इसी का होता है। अब आपसे इनका काम पूछा जा सकता है। जो ग्लूकागोन हार्मोन है, ये ग्लूकागोन क्या करता है, ये जो ग्लाइकोजन है, देखो यहाँ पे जो ग्लाइकोजन है, ये ग्लाइकोजन के रूप में जो इस लीवर के अंदर ग्लूकोज ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर है, इस ग्लाइकोजन को वापस कन्वर्ट कर देता है ग्लूकोज के अंदर जरूरत पड़ने पे। इसलिए आपसे पूछा जाता है वो कौन सा हार्मोन है जो ब्लड ग्लूकोज लेवल को बढ़ाने का काम करता है, तो आप बोलते हैं ग्लूकागोन। अगर किसी पेशेंट में सीवियर हाइपोग्लाइसेमिया हो जाए और उसको सडनली इंक्रीज करना हो तो ग्लूकागोन हार्मोन का इंजेक्शन लगाया जाता है, क्योंकि ये लीवर में स्टोर ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है। और आप कह सकते हैं इस प्रोसेस को ग्लूकोनियोजेनेसिस बोला जाता है। नॉन कार्बोहाइड्रेट सब्सटेंस से ये ग्लूकोज का फॉर्मेशन करवा देता है। इंसुलिन को ग्लूकोज कम करने वाला हार्मोन बोला जाता है। ये इंसुलिन है, ये ग्लूकोज का लेवल कम करवाता है, क्योंकि ये ग्लूकोज को उठाएगा और उस ग्लूकोज को उठा के ग्लाइकोजन के रूप में लीवर के अंदर स्टोर कर देगा, इसलिए ब्लड में ग्लूकोज का लेवल क्या हो जाएगा, कम। आपसे पूछा जाता है कौन सा हार्मोन ग्लूकोज के लेवल को बढ़ाता है, कौन सा कम करता है, तो आप कहेंगे इंसुलिन कम करता है, ग्लूकागोन बढ़ाता है। तीसरा आप लोग सुन लें, ऐसा कौन सा हार्मोन है जो ब्लड ग्लूकोज लेवल को स्थिर रखता है, तो आप कहेंगे सोमेटोस्टेटिन हार्मोन है, या आप कहेंगे ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग इनहिबिशन हार्मोन है। और ये हार्मोन डेल्टा सेल से सीक्रेट किया जाता है। साथियों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने डिस्कस की हैं, आप लोग ध्यान रखें। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम आगे, और अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। तीसरा क्वेश्चन रीड आउट करिए, द मेजर टारगेट टिश्यू फॉर ग्लूकागोन हार्मोन। अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया है कि जो ग्लूकागोन हार्मोन है, इस ग्लूकागोन हार्मोन का टारगेट ऑर्गन या टारगेट टिश्यू कहाँ पे पाए जाते हैं। तो मैंने आपको बताया कि ग्लूकागोन हार्मोन कहाँ पे होता है। जो ग्लूकागोन हार्मोन है, ये ग्लूकागोन हार्मोन ये कहाँ पे काम करता है, ये ग्लाइकोजन के ऊपर। और ग्लाइकोजन कहाँ पे स्टोर है, ग्लाइकोजन। अब जो ग्लाइकोजन है, ये ग्लाइकोजन इस ग्लूकागोन की उपस्थिति में किस में चेंज हो जाती है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ग्लाइकोजन। भाई ग्लाइकोजन जो है, ये ग्लाइकोजन इस ग्लूकागोन की उपस्थिति में किस में की चेंज हो जाती है, ग्लूकोज के रूप में चेंज होती है। और ये ग्लाइकोजन कहाँ पे रहता है, तो आप कहेंगे ये लीवर के अंदर होती है। तो मुझे एक बात बताएं, ग्लूकागोन हार्मोन कहाँ जाके काम करेगा, लीवर सेल्स के ऊपर जाके काम करेगा। तो आप लोग बोल सकते हैं लीवर के अंदर जाके काम करेगा, यानी ग्लूकागोन का टारगेट ऑर्गन कौन सा है, तो आप लोग आंसर देंगे सी। राइट आंसर आपका है सी साथियों। नेक्स्ट आगे बढ़ता हूं मैं अगले क्वेश्चन की ओर, रीड आउट करिए। इन एक क्लाइंट विद डायबिटीज इंसिपिडस, एक पेशेंट है जिसको डायबिटीज इंसिपिडस है और उसका सीरम सोडियम लेवल क्या होगा, ये आपसे पूछा गया है। ये सीरम सोडियम लेवल इज, उसमें सीरम सोडियम लेवल क्या देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले तो आपको डायबिटीज इंसिपिडस का पता होना चाहिए ये होती क्या है। मैं आपको बता दूं, डायबिटीज इंसिपिडस एक ऐसी बीमारी है जिसके अंदर पोस्टीरियर पिट्यूटरी लोब के अंदर डिफॉर्मिटी हो जाती है। और पोस्टीरियर पिट्यूटरी लोब में डिफॉर्मिटी होने की वजह से क्या हो जाता है, डिक्रीज, या मैं कह सकता हूं डेफिशिएंसी ऑफ एडीएच हार्मोन। एडीएच हार्मोन की कमी हो जाएगी, और एडीएच हार्मोन की कमी होगी तो एडीएच का काम होता है वाटर का रीएब्जॉर्प्शन करवाना। क्या करवाना, वाटर का रीएब्जॉर्प्शन। ये एडीएच क्या करता है, वाटर रीएब्जॉर्प्शन, ओनली वाटर के ऊपर काम करता है, रीएब्जॉर्प्शन। तो जब आपका एडीएच की कमी हो जाएगी तो वाटर का रीएब्जॉर्प्शन नहीं होगा, यानी ज्यादा वाटर किसके साथ बाहर जाएगा, यूरिन के साथ बॉडी से बाहर चला जाएगा, और पेशेंट को सीवियर क्या होगा, पॉलीयूरिया देखने को मिलेगा। अब मुझे बताएं कि ब्लड में से अगर सारा पानी का पानी बाहर निकल रहा है, ये ब्लड था, इसमें सारे पानी के मॉलिक्यूल बाहर जा रहे हैं और बच क्या रहे हैं, सोडियम वहीं पे है, तो कंसंट्रेशन किसकी बढ़ेगी, सोडियम की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाती है।
इसलिए सोडियम का लेवल क्या देखने को मिलता है, इंक्रीज देखने को मिलता है, डिक्रीज नहीं देखने को मिलता है, नॉर्मल भी नहीं होता है, फ्लैक्चुएटिंग भी नहीं होता है, क्या देखने को मिलता है, इंक्रीज। क्योंकि ब्लड में सोडियम भी था, ब्लड में वाटर भी था, लेकिन वाटर बाहर चला गया ज्यादा और सोडियम उतने का उतना अंदर के अंदर बैठा है, तो ज्यादा कौन हो गया, कंसंट्रेशन किसकी बढ़ गई, सोडियम की। तो आप बोलते हैं सोडियम कंसंट्रेशन इंक्रीज देखने को मिलती है। ये आप लोग आंसर बताएं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रीड आउट करें, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लिकेशन इज मोस्ट लाइकली टू डेवलप इफ हाइपोथायरॉयडिज्म रिमेन अनट्रीटेड। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक पेशेंट है, एक मरीज है जिसको हाइपोथायरॉयडिज्म है, उसका ट्रीटमेंट नहीं हो रहा है, वो अनट्रीटेड है, ट्रीट नहीं हो पाया। और हाइपरथायरॉयड जब अनट्रीट नहीं हो पाया, ट्रीट नहीं हो पाया, तो उसमें मोस्ट लाइकली कौन सी कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलेगी। हाइपरथायरॉयड का मतलब ये होता है, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए, हाइपरथायरॉयडिज्म वो कंडीशन है जिसके अंदर T3 और T4 हार्मोन है, ये इंक्रीज देखने को मिलते हैं, इनका लेवल बढ़ जाता है। और जब T3 T4 का लेवल बढ़ेगा तो उस मरीज के अंदर हार्ट रेट बढ़ेगी, पल्स रेट बढ़ेगी, उसका BMR बढ़ेगा, उसके अंदर शुगर बढ़ेगा, उसको स्वेटिंग ज़्यादा आएगा, उसको प्रेस्पिरेशन ज़्यादा होगा, ये सारी चीज़ें उसमें देखने को मिलेंगी। अब जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है, BMR बढ़ती है। BMR का मतलब होता है बेसल मेटाबॉलिक रेट, और बेसल मेटाबॉलिक रेट का मतलब होता है कि वाइटल ऑर्गन्स को अपना फंक्शन करने के लिए प्रति मिनट प्रति घंटे मिनिमम एनर्जी की रिक्वायरमेंट पड़ती है, वो मिनिमम एनर्जी की रिक्वायरमेंट ही BMR कहलाती है, और वो लगभग होती है 40 किलो कैलोरी के आसपास। तो ये आपकी क्या है, BMR है। लेकिन जिसको हाइपरथायरॉयड होगा उसमें तो ये इंक्रीज हो जाती है, फीवर में ये इंक्रीज हो जाती है। अब आप लोग मुझे बताएं कि उस पेशेंट के अंदर क्या देखने को मिलेगा, ये T3 T4 ज़्यादा होने की वजह से उसका इंक्रीज पल्स रेट देखने को मिलेगा, और जब पल्स रेट बढ़ती है तो उस पेशेंट में क्या हो जाता है, एरिदमिया डेवलप हो जाता है, एरिदमिया देखने को मिलता है। और एरिदमिया एक ऐसी हार्ट की कंडीशन है जिसके बाद ये कन्वर्ट हो जाती है एट्रियल फ्लैटर और एट्रियल फिब्रिलेशन। अगर आपने इसको ट्रीट नहीं किया तो उस मरीज में क्या होगा, एट्रियल फ्लैटर और एट्रियल फिब्रिलेशन डेवलप हो जाएगा, और ये दोनों ही एरिदमिया या डिसरिदमिया की कंडीशन है। और ऐसी कंडीशन में फिर इसको ट्रीट नहीं किया गया तो आगे चल के हार्ट क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा, हार्ट फेलियर देखने को मिलता है। तो मोस्ट कॉमनली देखने को सारी ही आपको कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलती हैं, लेकिन आपसे मोस्ट कॉमनली पूछा है तो मोस्ट कॉमनली आप लोग बताएंगे कि हार्ट फेलियर होने का चांस ज़्यादा रहता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं साथियों। ड्रग ऑफ चॉइस यूज फॉर हाइपोथायरॉयड। अब हाइपोथायरॉयड आ गया, हाइपोथायरॉयड का मतलब इसके अंदर जो T3 और T4 है उसका लेवल कम देखने को मिलता है। तो कम देखने को मिलेगा तो वो सारी चीज़ें इसमें भी कम हो जाएंगी, BMR कम होगा, पल्स रेट कम होगा, रेस्पिरेशन कम होगा, पेशेंट के अंदर वेट गेन देखने को मिलेगा, पेशेंट को कोल्ड ज़्यादा लगेगा, उसमें पेशेंट को स्वीटिंग आ रही थी, उसमें हॉट इंटॉलरेंस था, इसमें कोल्ड इंटॉलरेंस हो जाएगा। तो तरह तरह के सिम्टम्स आपको देखने को मिलेंगे। हाइपरथायरॉयड में वेट कम मिलेगा, वेट लॉस मिलेगा, लेकिन हाइपो में वेट गेन मिलेगा। अब आपसे ये पूछा है कि इस डिजीज के अंदर ड्रग ऑफ चॉइस क्या है, तो ड्रग ऑफ चॉइस यहाँ पे देखें आप प्रोपिलथियोयूरेसिल या PTU है, या मैथिमाजोल है, लीवोथायरोक्सिन है, या बोथ A एंड B है। तो राइट आंसर आपका होगा C। राइट आंसर है साथियों C, लीवोथायरोक्सिन देते हैं, ड्रग ऑफ चॉइस मानी जाती है हाइपोथायरॉयड की। ये जो ऊपर वाली दोनों है PTU और मैथिमाजोल, ये हाइपरथायरॉयडिज्म की ड्रग ऑफ चॉइस है, याद कर लेना, पूछा जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। द इंजरी ऑफ विच नर्व लीड्स टू रिस्ट ड्रॉप। कौन सी नर्व में इंजरी होने की वजह से रिस्ट ड्रॉप देखने को मिलता है, एक्सिलरी नर्व में नहीं, मीडियन नर्व नहीं, रेडियल नर्व। तो राइट आंसर क्या है, रेडियल नर्व में, अल्नर भी नहीं, रेडियल नर्व में इंजरी की वजह से रिस्ट ड्रॉप देखने को मिलता है। इस मीडियन नर्व का दूसरा नाम है, इसको लेबोरियस नर्व बोलते हैं। लेबोरियस नर्व का मतलब होता है मेहनती नर्व, बहुत ज्यादा काम में आती है। तो मीडियन नर्व का दूसरा नाम लेबोरियस नर्व है।
आप लोग ध्यान में रखेंगे इस बात को भी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं साथियों। क्वेश्चन है आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, मोनरो कैलीज हाइपोथेसिस इज अबाउट। मोनरो क्लीज हाइपोथेसिस किसके बारे में अनुमान लगाता है, किस चीज के बारे में बताता है? ऑप्शन सुने, इक्विलिब्रियम ऑफ सेरिब्रल कंटेंट के बारे में बताता है, अफेक्टेड मेंटल फंक्शन के बारे में बताता है, इंक्रीज इंट्राक्रेनियल प्रेशर के बारे में बताता है, या अनरेस्पॉन्सिव एनवायरनमेंट के बारे में बताता है। तो साथियों ये देखिए, ये सेरिब्रम है और इसके अंदर जो पाए जाते हैं वो क्या पाए जाते हैं? कंटेंट पाए जाते हैं, और उन कंटेंट्स को सेरिब्रल कंटेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं साथियों? सेरिब्रल कंटेंट। अब सेरिब्रल जो कंटेंट होते हैं, इस सेरिब्रल कंटेंट के अंदर यहाँ पे आपने देखा होगा कि यहाँ पे ब्लड सप्लाई होती है, उस ब्लड सप्लाई का प्रेशर होता है। उसके बाद साथियों आपने देखा होगा सेरिब्रम के अंदर CSF का प्रेशर रहता है, क्योंकि CSF बहता है तो CSF का भी एक प्रेशर रहता है। इसके अंदर सेरिब्रल परफ्यूजन का प्रेशर रहता है, सेरिब्रल परफ्यूजन। उसके बाद इसमें सेरिब्रल टिश्यू होते हैं, सेरिब्रल टिश्यू, क्योंकि टिश्यू से मिलके बना है सेरिब्रम, सेल से मिलके, तो सेरिब्रल टिश्यू का भी अपना प्रेशर होता है। तो ये जो सारे कंटेंट्स है, ये सारे कंटेंट्स मिलके ये सारे कंटेंट्स क्या मेंटेन करते हैं? एक इक्विलिब्रियम मेंटेन करते हैं। मेंटेन क्या करते हैं? ये सारे मेंटेन इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम का मतलब होता है सामंजस्य, इक्विलिब्रियम मेंटेन करते हैं। अब मुझे एक बात बताएं, अगर ये इक्विलिब्रियम मेंटेन रखेंगे तो उस पेशेंट का क्या होगा? ICP मेंटेन रहेगा। मेंटेन उसका क्या रहेगा साथियों? ICP, मेंटेन ICP। बहुत अंदर की बात आपको बता रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, बेसिक कॉन्सेप्ट वाली बात बता रहा हूँ, आपके बहुत काम आएगी कि ये सेरिब्रल इक्विलिब्रियम है, इसके द्वारा ही आपका क्या मेंटेन होता है साथियों? ICP, इंट्राक्रेनियल प्रेशर मेंटेन होता है। अब मुझे एक बात बताएं, इनमें से, इन कंटेंट्स में से किसी में भी अगर प्रेशर चेंज होगा, किसी की भी नॉर्मल फिनोमेना में चेंज होगा, तो ICP क्या हो जाएगा? डिसबैलेंस हो जाएगा। और ये जो हाइपोथेसिस है कि भाई अंदर जो चीजें हैं वो नॉर्मल होनी चाहिए तभी ICP मेंटेन रहेगा, ये हाइपोथेसिस ही क्या कहलाता है? मोनेरो कैलीज हाइपोथेसिस कहलाता है। तो इसने किसके बारे में बताया था? इक्विलिब्रियम ऑफ सेरिब्रल कंटेंट, इसके बारे में इसने बताया था। ये आप राइट आंसर ध्यान में रखेंगे। इंपॉर्टेंट बात थी, मैंने बता दिया। उसके बाद आप देखा होगा, आपने सुना भी होगा, न्यूरोलॉजिकल जब डिस्टर्बेंस होते हैं तो उसके अंदर अगर इसमें देखो सेरिब्रम CSF का, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड का एब्जॉर्प्शन प्रॉपर नहीं हो, प्रोडक्शन लगातार हो रहा है, यानी प्रोडक्शन भी होना चाहिए, एब्जॉर्प्शन भी होना चाहिए और ट्रांसपोर्टेशन भी नॉर्मल होना चाहिए, तभी जाके CSF एक नॉर्मल पोजीशन में रहेगा और इंट्राक्रेनियल प्रेशर भी नॉर्मल रहेगा। अगर एक बात बताओ, प्रोडक्शन ही ज्यादा बढ़ जाए और एब्जॉर्प्शन कम हो तो वे CSF बढ़ता रहेगा, सेरिब्रम में क्या जनरेट कर देगा? प्रेशर जनरेट कर देगा। आपको क्या देखने को मिलेगा? इंक्रीज ICP देखने को मिलेगा। किसी कारणवश अगर सेरिब्रम की ब्लड सप्लाई ओक्यूलिड हो जाए तो ऐसी कंडीशन में भी क्या होगा? सेरिब्रल प्रेशर बढ़ जाएगा। तो ये सब चीजें नॉर्मल होनी चाहिए, ये हाइपोथेसिस है। आगे हम बढ़ते हैं साथियों, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। इन एडल्ट द रिफ्लेक्स एक्शन ऑफ टो, reflex action of toe indicator of abnormality in the motor pathway leading to cerebral cortex known as। आपको ये बोला जा रहा है कि एक पेशेंट है जिसका सेरिब्रल जो कॉर्टेक्स है, उस सेरिब्रल कॉर्टेक्स का जो मोटर पाथवे है ना, उस मोटर पाथवे के अंदर क्या हो गया है? कंट्रोल सही नहीं है, वो कंट्रोल डिसबैलेंस है, एबनॉर्मलिटी है उस पाथवे के अंदर, मोटर वाले में। तो उस मोटर कंट्रोल पाथवे में एबनॉर्मलिटी होने के कारण उस एडल्ट में टो के अंदर, उस एडल्ट में टो के अंदर कैसा रिफ्लेक्स देखने को मिलेगा? क्योंकि टो के अंदर रिफ्लेक्स का मतलब मूवमेंट, तो टो के अंदर उसका कैसा मूवमेंट देखने को मिलेगा? रोमबर्ग टेस्ट देखने को मिलेगा, बेबिंस्की रिफ्लेक्स देखने को मिलेगा, पैटेलर या ऑल ऑफ द अबव? तो आप लोग बताएं, उसके अंदर बेबिंस्की रिफ्लेक्स देखने को मिलेगा साथियों। आप लोग देखना, ये सेरिब्रल कॉर्टेक्स है, मान लीजिए ये सेरिब्रल कॉर्टेक्स है, और इस सेरिब्रल कॉर्टेक्स के मोटर पाथवे में अगर डिस्टरबेंस हो गया तो उसका जो फुट है,
मान लीजिए ये आपका फुट है, इस फुट का क्या होगा, इसका इस साइड मूवमेंट हो जाएगा, डोर्सिफ्लेक्शन देखने को मिलेगा। अभी मैं बात करूंगा आपको डायग्राम से। और इसको बोलते हैं बेबिंस्की रिफ्लेक्स। सबसे पहले तो आप ये जान ले, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार रिपीट होता है। बेबिंस्की रिफ्लेक्स है ये बच्चों में नॉर्मल होता है, लेकिन एडल्ट के अंदर क्या होता है, एडल्ट में एबनॉर्मल होता है। और एबनॉर्मल कंडीशन को इंडिकेट करता है, यानी उसके अंदर न्यूरोलॉजिकल डिस्टरबेंस है। अगर किसी पेशेंट में एडल्ट के अंदर बेबिंस्की रिफ्लेक्स है तो आप लोग कहेंगे उसमें न्यूरोलॉजिकल इंपेयरमेंट देखने को मिलेगा। तो ये एबनॉर्मल कंडीशन है। आगे आप लोग देखें, अगली स्लाइड पे मैं आपसे लेके आया हूँ कि एक तो ये डायग्राम दिख रहा होगा आपसे, डायग्राम के रूप में पूछा जा सकता है, दिखाया गया इमेज है वो कौन से टेस्ट को इंडिकेट करता है, तो आप लोग कहेंगे ये पैलेंटर रिफ्लेक्स को इंडिकेट करता है। आप लोगों ने यहाँ पे देखा होगा, ये देखो, ये आपका क्या है, फुट है, और इस फुट के अंदर जो मूवमेंट है वो मूवमेंट देखो नीचे की ओर देखने को मिल रहा है, इस साइड मूवमेंट देखने को मिल रहा है। जब आप लोग उसको यहाँ पे टच कर रहे हैं, यहाँ पे इस वाले एरिया पे जब आप उसको टच करते हैं ऐसे नुकीली थोड़ी चीज से, तो उसका मूवमेंट कहाँ होता है, डाउनवर्ड मूवमेंट होता है, डाउनवर्ड मूवमेंट होता है, डाउनवर्ड मूवमेंट होता है किसका, फुट का। और इस डाउनवर्ड मूवमेंट को ही क्या बोलते हैं आप लोग, पैलेंटर फ्लेक्शन बोलते हैं। ये क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे। दूसरा आपसे इमेज से पूछ लिया जाएगा, 2 क्वेश्चन। तीसरा मैंने क्वेश्चन आपको लिखा है वो पढ़ लो। उसके बाद ये बेबिंसी आपको ये बोलेगा कि ये जो इमेज दिखाई गई है इसमें जो डॉक्टर है वो कौन सा रिफ्लेक्स चेक कर रहा है, तो आप लोग कहेंगे ये कौन सा रिफ्लेक्स है, बेबिंस्की रिफ्लेक्स है। अब इसमें देखें, आप लोग देखो, ये इसका फुट है, और इस फुट के अंदर जब वो आपका यहाँ पे निडल लगा रहा है, यहाँ पे ऐसे ऐसे लगा रहा है, तो उसका मूवमेंट इस साइड देखने को मिलता है। इस साइड का मतलब अपर मूवमेंट देखने को मिलता है। और इस अपर मूवमेंट को आप लोग बोल सकते हैं, अपर मूवमेंट देखने को मिलता है फुट का, या अपर ना बोले तो आप कह सकते हैं, एक वर्ड है अच्छा, डोर्सिफ्लेक्शन ऑफ फुट। इसको बोलते हैं डोर्सिफ्लेक्शन ऑफ फुट, डोर्सिफ्लेक्शन ऑफ फुट। अगर डोर्सिफ्लेक्शन ऑफ फुट देखने को मिले तो आप बोलना पॉजिटिव बेबिंस्की रिफ्लेक्स है। डाउनवर्ड मूवमेंट है, इसको आप लोग दूसरे वर्ड में क्या बोल सकते हैं, पैलेंटर फ्लेक्शन देखने को मिलता है, पैलेंटर फ्लेक्शन। फ्लेक्शन का मतलब होता है मुड़ना। तो ये 5-6 क्वेश्चन आप लोग ध्यान रखें। देखो इमेज से भी क्वेश्चन आ जाएगा, थ्योरी से भी आ जाएगा, किस में नॉर्मल होता है किस में एबनॉर्मल होता है, यानी बहुत से क्वेश्चन यहाँ से हमारे क्लियर हो गए। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, कोल्ड कैलोरी टेस्ट यूज टू चेक द फंक्शनिंग ऑफ। एक टेस्ट होता है जिसको आप लोग बोलते हैं कोल्ड कैलोरी टेस्ट। और जो कोल्ड कैलोरी टेस्ट है साथियों, ये किसके लिए यूज किया जाता है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। आप बताएं, हार्ट के लिए किया जाता है, हाइपोथैलेमस के लिए, पोन्स के लिए, या मिड ब्रेन के लिए। तो राइट आंसर तो आप बता दें, मिड ब्रेन्स की फंक्शनिंग को चेक करने के लिए जो टेस्ट किया जाता है उसको कोल्ड कैलोरिक टेस्ट बोलते हैं। इसके बारे में थोड़ी सी और जानकारी ले लेते हैं। आगे मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ कैलोरिक टेस्ट, कोल्ड कैलोरिक टेस्ट, कोल्ड कैलोरिक टेस्ट। इस कोल्ड कैलोरिक टेस्ट को साथियों, इस कोल्ड कैलोरिक टेस्ट को ऑल्सो नोन एज, दूसरे नाम से जाना जाता है। आपसे परीक्षा में पूछे जाएंगे तो आप लोग बता दें इसको। एक तो बोला जाता है बाईथर्मल कैलोरिक टेस्ट, बाईथर्मल कैलोरिक टेस्ट बोलते हैं। क्यों बोला जाता है, देखो बाई का मतलब 2, थर्मल का मतलब फ्लूइड का जो टेम्परेचर है, इसमें फ्लूइड लेंगे, वाटर लेंगे, उस वाटर के 2 टेम्परेचर होंगे, एक वार्म वाटर लिया जाएगा, एक कोल्ड वाटर लिया जाएगा। वार्म वाटर है उसका टेम्परेचर 44 डिग्री सेल्सियस होता है, कोल्ड टेम्परेचर है उसका टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस होता है। उसके बाद इसी का जो दूसरा नाम है, इसी का दूसरा नाम है कैलोरिक टेस्ट का ही, ऑल्सो नोन एज, तो आप लोग बोल दें इसको वेस्टिबुलर रिफ्लेक्स टेस्ट भी बोलते हैं, वेस्टिब्यूलर रिफ्लेक्स टेस्ट भी बोला जाता है। नाम से भी पता लग रहा है, वेस्टिबुलोकोक्लियर नर्व, जो आपकी 8th क्रेनियल नर्व होती है, जो 8th क्रेनियल नर्व है, वेस्टिबुलोकोक्लियर नर्व। तो कोक्लियर तो वेस्टिबुलो
कोक्लियर नर्व आपकी सुनने के लिए और आपका बैलेंस बनाने के लिए, हियरिंग के लिए और बैलेंस बनाने के लिए रेस्पॉन्सिबल होती है। तो यहाँ से उस नर्व की फंक्शनिंग को भी चेक किया जा सकता है, 8 क्रेनियल नर्व की फंक्शनिंग को। इसके अलावा आप बोल सकते हैं ब्रेन स्टीम फंक्शनिंग अगर आपको चेक करना हो, ब्रेन स्टीम, और ब्रेन स्टीम के अंदर आता है, 3 चीजें आती हैं आपकी ब्रेन स्टीम के अंदर। ब्रेन स्टीम फंक्शनिंग टेस्ट भी बोला जाता है। और ब्रेन स्टीम कितनी चीजों से मिलकर बनी होती है, मिड ब्रेन, पोन्स और मेडुला ओब्लांगेटा, ये तीनों चीजों से मिलकर आपका ब्रेन स्टीम बना होता है। तो इस टेस्ट को इन चीजों के फंक्शंस के लिए काम में लिया जाता है। एक और आप बता सकते हैं, 8 क्रेनियल नर्व अगर डैमेज होगी तो एक कंडीशन आपने देखी होगी स्ट्रेप्टोमाइसिन, और स्ट्रेप्टोमाइसिन की कॉम्प्लिकेशन को चेक करना हो तो स्ट्रेप्टोमाइसिन की कॉम्प्लिकेशन को चेक करने के लिए भी कैलोरिक टेस्ट किया जाता है, क्योंकि स्ट्रेप्टोमाइसिन है वो 8th क्रेनियल नर्व को डैमेज करती है, और 8th क्रेनियल नर्व डैमेज होगी तो उसका फंक्शन के लिए हम कौन सा टेस्ट करते हैं, कोल्ड कैलोरिक टेस्ट। इसलिए मैं ये भी बोल सकता हूँ स्ट्रेप्टोमाइसिन जो आपकी एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग है उसकी टॉक्सिसिटी को चेक करना हो तो भी ये टेस्ट किया जाता है। ये 5 क्वेश्चन यहाँ से क्लियर हो गए। इसके बाद इसका जो प्रोसीजर है ना वो भी थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, एक बार देख लें कि इसका प्रोसीजर कैसे करते हैं, इस टेस्ट को करते कैसे हैं। प्रोसीजर, तो प्रोसीजर के अंदर आपके पास क्या होना चाहिए, वाटर होना चाहिए। और वाटर कैसा होना चाहिए तो आप लोगों को पता है, एक तो वार्म वाटर होना चाहिए और एक कैसा होना चाहिए, कोल्ड वाटर होना चाहिए, वार्म और कोल्ड वाटर। अब जो वार्म वाटर है इसका टेम्परेचर 44 डिग्री सेल्सियस होता है, इसका 30 डिग्री सेल्सियस होता है, आपसे पूछा जाता है। अब देखना इस वार्म वाटर और इस कोल्ड वाटर को क्या किया जाता है, ईयर में एडमिनिस्टर किया जाता है। तो आप कह सकते हैं एडमिनिस्टर इन ईयर, ईयर के अंदर बारी बारी से इसको इंसर्ट किया जाएगा। एक में, एक कान में गर्म पानी डालेंगे, एक में आप क्या डालेंगे, ठंडा पानी डालेंगे। उसके बाद क्या किया जाता है, रिजल्ट देखा जाता है, रिजल्ट इंटरप्रिटेशन किया जाता है, रिजल्ट इंटरप्रेट। और रिजल्ट इंटरप्रेट कैसे होता है तो आप लोग देखें, नॉर्मल रिजल्ट के लिए आप लोग यहाँ पे COWS मेथड यूज करते हैं, काउज मेथड। अगर आपको काउज मेथड दिखता है तो आप बता देना ये टेस्ट नॉर्मल है। C बोले तो कोल्ड वाटर और O बोले तो अपोजिट एक्सट्रीमिटी, W बोले तो वार्म वाटर और S बोले तो सेम एक्सट्रीमिटी। अब आप लोग देखना इसके अंदर एडमिनिस्टर ईयर के अंदर डालते ही आपको क्या देखने को मिलता है, आई के अंदर आई निस्टैगमस देखने को मिलता है। और आई निस्टैगमस का मतलब होता है साथियों इनवॉलेंट्री मूवमेंट देखने को मिलते हैं आईज के अंदर। यानी जैसे ही हमने कान में पानी डाला उसके बाद हमको आई के मूवमेंट चेक करने हैं, ऑब्जर्व करने हैं, और आई के मूवमेंट के आधार पे हम इसको नॉर्मल और एबनॉर्मल बताते हैं। अब सुने मेरी बात, अगर आपने कोल्ड वाटर लेफ्ट ईयर में डाला है तो लेफ्ट CO का मतलब क्या हो गया, कोल्ड वाटर, O का मतलब अपोजिट। तो कोल्ड वाटर जब आप लेफ्ट ईयर में डालेंगे तो जो राइट आई है उस राइट आई के अंदर आपको निस्टैगमस देखने को मिलेगा, इसको आप कहेंगे दैट इज नॉर्मल इंडिकेशन। ये रिजल्ट आपसे पूछेगा कि एक नर्स है कैलोरिक टेस्ट कर रही है, उसने कोल्ड वाटर लेफ्ट ईयर में डाला, राइट आई में निस्टैगमस देखने को मिल रहा है, बताओ ये कंडीशन किसको इंडिकेट करता है, तो आप कहेंगे ये कंडीशन नॉर्मल कैलोरिक टेस्ट को इंडिकेट करती है। दूसरा क्वेश्चन सुने, अगर आप वार्म वाटर डालते हैं तो वार्म वाटर मान लीजिए आप राइट ईयर में वार्म वाटर डाला तो राइट ईयर में सेम आईज के अंदर ही आपको क्या देखने को मिलेगा, निस्टैगमस देखने को मिलेगा। इसका मतलब ये भी नॉर्मल फाइंडिंग है, ये भी नॉर्मल को इंडिकेट करता है। इसके अलावा अगर आपको देखने को मिले तो आप कहेंगे टेस्ट नेगेटिव है, सॉरी टेस्ट पॉजिटिव है, एबनॉर्मल कैलोरिक टेस्ट को इंडिकेट करेगा अगर इनके अलावा होगा तब। तो ये यहाँ से देखो रिजल्ट से 5-4 क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, मेरी हर एक लाइन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आप लोग ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं हम आगे अगले क्वेश्चन की ओर। और साथियों अगला क्वेश्चन हमारा है कि फ्लैपिंग हैंड्स ट्रेमर्स
हैंड्स के अंदर फ्लैपिंग हो रही है, ऐसे फ्लैपिंग ट्रेमर्स आ रहे हैं। इज सीन इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन, ये कौन सी कंडीशन में देखने को मिलते हैं फ्लैपिंग ऑफ हैंड्स? आपने देखा होगा यूरेमिक सिंड्रोम में देखने को मिलते हैं, या क्रोनिक रीनल फेलियर में देखने को मिलते हैं, या फिर हिपेटिक एनसिफेलोपैथी में देखने को मिलते हैं, या फिर आप कहें ऑल ऑफ दीज। तो आप इसमें राइट आंसर बताएं ऑल ऑफ दीज। देखो, जब बॉडी के ब्लड के अंदर इंक्रीज यूरेमिया हो जाता है, इंक्रीज यूरेमिया, या मैं कह सकता हूं यूरिया, जब यूरिया का लेवल ज़्यादा हो जाता है तो ऐसी कंडीशन में बॉडी में क्या देखने को मिलेगा? इंक्रीज यूरिया का लेवल। और ये यूरिया जब ज़्यादा हो जाएगा, इंक्रीज यूरिया हो जाएगा, तो ये यूरिया एक दिन क्या करेगा? ट्रिपल बी को क्रॉस कर जाएगा, ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर जाएगा, और ब्लड ब्रेन बैरियर में जाके ये क्या करेगा? एनसिफेलोपैथी कोज कर देगा, एनसिफेलोपैथी कोज कर देगा। ब्रेन के अंदर जो आपके जो इंटरनल स्ट्रक्चर है उनमें पैथी कर देगा, एनसिफेलोपैथी कोज कर देगा। तो उसके बाद क्या देखने को मिलेगा? फ्लैपिंग ऑफ हैंड्स देखने को मिलेगा। तो इन सारी कंडीशन में ही यूरिया का लेवल बढ़ता है, और ये सारी कंडीशन क्या कोज कर सकती हैं? फ्लैपिंग हैंड्स ट्रेमर्स कोज कर सकती है। आगे बढ़ते हैं, सॉरी नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आपका आशा वर्कर्स आर फंक्शनिंग एट। अब आशा कोई लड़की का नाम नहीं है, कहीं आप बता दो कि आशा कहाँ पे फंक्शन कर रही है और एक बच्चा बोल दे कि सर आशा तो हमारे गांव के हॉस्पिटल में काम कर रही है। नहीं भाई, उस आशा की बात नहीं हो रही है। यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि आशा का मतलब क्या होता है, पहले तो ये आपको पता होना चाहिए, तब आप आगे की चीजें बताएंगे। तो आप बताएं, आशा का मतलब होता है एक्रीडेटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट, आप लोगों को समझ में आया होगा। एक्रीडेटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट को क्या बोलते हैं? आशा बोलते हैं। और ये आशा है, ये कहाँ पे काम करती है? ये विलेज लेवल पे काम करती है। कहाँ पे काम करती है? विलेज लेवल पे काम करती है साथियों। एक तो ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। उसके अलावा ये कितनी पॉपुलेशन को कवर करती है? एक आशा वर्कर है वो 1000 पॉपुलेशन को कवर करती है, 1000 पॉपुलेशन को। ये तीनों क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे यहाँ से कि आशा है वो कितनी पॉपुलेशन को कवर करती है, किस लेवल पे पाई जाती है। तो ये आप कहेंगे रूरल एरियाज में, एनएचएम के तहत रूरल एरियाज के अंदर एक एक्रीडेटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट जो आपकी पोस्ट है वो एक स्टाफ को नियुक्त किया गया, और ये स्टाफ है ये विलेज लेवल पे काम करता है। तो यहाँ पे आपसे पूछा है आशा वर्कर फंक्शनिंग एट कम्युनिटी लेवल, विलेज लेवल, पीएचसी लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल। तो आप कहेंगे विलेज लेवल पे काम करती है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं साथियों। क्वेश्चन है आपका वन उषा। उषा भी कोई लड़की नहीं है, इसकी भी फुल फॉर्म आपसे पूछी जा सकती है, याद रखना। वुड बी कवरिंग द पॉपुलेशन, उषा कितनी पॉपुलेशन पे पाई जाती है? तो पहले उषा का फुल फॉर्म देखें, इसको बोलते हैं अर्बन सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट, जो अर्बन सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट है ये अर्बन एरियाज में काम करती है, ये शहरों में काम करती है, और ये पॉपुलेशन को कवर करती है। कवर दी पॉपुलेशन, तो आप कहेंगे 1000 से लेके 2500 पॉपुलेशन को कवर करती है। इतनी पॉपुलेशन के ऊपर एक उषा वर्कर होती है। यानी राइट आंसर आप लोग पढ़ लीजिए, यहाँ पे बी आंसर राइट होता है। 1000 के ऊपर क्या पाई जाती है? आशा पाई जाती है। ये आशा का है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन है, यहाँ से देखो 2-3 चीजें और पढ़ लें आप इसके अंदर। एक होता है पीएचसी, जिसको आप क्या बोलते हैं? प्राइमरी हेल्थ सेंटर बोलते हैं। पीएचसी कितनी पॉपुलेशन को कवर करता है? तो आप कहें 20,000 से लेके
30,000 पॉपुलेशन को कवर करता है। यानी प्लेन एरिया में 20,000, हिली एरियाज के अंदर 30,000 पॉपुलेशन को कवर करता है। पूछा जाएगा एक CHC है वो कितनी पॉपुलेशन को कवर करता है, तो आप कहेंगे 80,000 से लेके 1,20,000 पॉपुलेशन को कवर करता है। 1,000 से लेके 80,000 से लेके 1,20,000। 80,000 प्लेन एरियाज में, हिली एरियाज में पूछे तो 1,20,000। उसके बाद आपने देखा होगा साथियों, एक होता है सब सेंटर। जो सब सेंटर है वो कितनी पॉपुलेशन को कवर करता है, तो आप कहेंगे लगभग 3,000 से 5,000। 3,000 से 5,000 पॉपुलेशन को कवर करता है। आपसे आंगनवाड़ी अगर पूछी जाए, एक आंगनवाड़ी है वो कितनी पॉपुलेशन को कवर करती है, तो आप कहेंगे 1,000 पॉपुलेशन को कवर करती है, ओनली 1,000 पॉपुलेशन। अब एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि फर्स्ट रेफरल यूनिट कौन सी होती है। जो हमारा हेल्थ सिस्टम होता है उसमें फर्स्ट रेफरल यूनिट कौन होती है, तो आप लोग यहाँ पे बता दें, ये फर्स्ट रेफरल यूनिट होती है CHC। यानी रेफरल का मतलब वो है जहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, पेशेंट को रेफर कर सकते हैं। वो यूनिट हेल्थ केयर सिस्टम में इंडिया में कौन सी होती है, तो इंडिया के अंदर पहले रेफरल यूनिट कौन सी होती है, CHC। क्योंकि CHC पे आपको सारी फैसिलिटी मिलेंगे। PHC से पेशेंट CHC पे ट्रांसफ़र किया जाता है, या आप बोल सकते हैं रेफ़र किया जाता है। सब सेंटर से भी रेफ़र CHC पे होता है। वहाँ पे आपको स्पेशलिस्ट मिलेंगे, पीडियाट्रिक, OBG, न्यूरोलॉजिस्ट, सब स्पेशलिस्ट मिलेंगे। उसके साथ ब्लड बैंक की सुविधा वहाँ पे मिलेगी, OT होगा वहाँ पे, ICU होगा। ये सारी टेक्निक्स वहाँ पे, सारे मेजर प्रोसीजर करने की व्यवस्था वहाँ पे होगी। इसलिए पहले रेफरल यूनिट क्या मानी जाती है, CHC। आगे बढ़ते हैं साथियों, आगे 1 PHC कवर ए पॉपुलेशन। अभी मैंने बताया एक PHC कितनी पॉपुलेशन कवर करता है, 50,000 नहीं 30,000। तो हाँ 30,000 कवर करता है, 10,000 नहीं 1 लाख नहीं। राइट आंसर मिल गया होगा। आगे बढ़ते हैं। इन इंडिया विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट रेफरल यूनिट। मैंने अभी बताया कि इंडिया के अंदर पहली रेफरल यूनिट कौन सी होती है, जहाँ पे सबसे पहले पेशेंट को रेफर वहीं पे किया जाता है। तो आप लोग कहेंगे सब सेंटर नहीं भाई, सब सेंटर पे नहीं, प्राइमरी हेल्थ सेंटर नहीं, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर राइट है। इन दोनों ही जगह से पेशेंट को कहाँ शिफ्ट किया जाता है, अगर कोई प्रॉब्लम होती है, इमरजेंसी होती है तो CHC। तो ये मैंने आपको बता दिया है, अभी पीछे एक्सप्लेनेशन दे दिया है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। आज का जो हमारा MCQ सेशन था वो यहीं तक है साथियों। आगे हम फिर एक बार दोबारा से मिलेंगे इसी समय, इसी टाइम और इसी जगह पे। इसी जगह का मतलब ये है कि इसी चैनल के ऊपर आपको दोबारा से रोजाना एवरी डे डेली एट 8 PM के ऊपर रोजाना आपका MCQ सेशन होता है नर्सिंग एग्जाम से रिलेटेड। अगर आप नर्सिंग एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो ये प्लेटफॉर्म आप लोगों के लिए बना है, और आप लोग इसको सपोर्ट करें बच्चों, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि हमें भी कुछ अच्छा करने का एक एनर्जी मिले और मोटिवेशन मिले। इन्हीं शब्दों के साथ एक बार फिर से मैं बलजीत यादव आप लोगों का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं, और फिर मिलेंगे नेक्स्ट सेशन के अंदर। तब तक के लिए